हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से SGL सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार विद्यमान होती है कि A = BQ + R। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि A > B। इसका मतलब ये है कि A जो है वो B से बड़ा है। दो संख्याएं हैं, दो पूर्णांक है, तो उनमें से कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही। तो हमने A को बड़ा मान लिया है B से। जहां R > R = 0 and < B। इसका मतलब ये है कि R की जो वैल्यू है वो या तो 0 हो या 0 से बड़ा होनी चाहिए। और कितना बड़ा होना चाहिए? तो B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम ये प्राप्त करते हैं? कैसे ये दो संख्याएं Q तथा R हमें प्राप्त होती हैं? तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या A में जब हम भाग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल भी आएगा। तो ये भागफल है, यानी कोसेंट, इंग्लिश में से कोसेंट बोला जाता है, कोसेंट। और इसे रिमाइंडर यानी शेषफल। और ये क्या है? ये भाजक है यानी डिवीजन। और इसे हम लोग भाज्य कहते हैं यानी डिविडेंड। डिविडेंड। और ये शेषफल है, इसे हिंदी में भागफल कहते हैं। तो हम सबको ये पहले से ही पता है कि भाज्य = होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो हम इसे लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल भाज्य क्या है? A है, भाजक क्या है? B है, भागफल क्या है? Q है, और शेषफल क्या है? R है। तो सिंपली इसे A = BQ + R लिखा जा सकता है। और ये R जो है शेषफल है वो कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर ये शेषफल B से बड़ा होगा तो फिर इससे डिवाइड किया जा सकता है, फिर इस शेषफल को इस B से छोटा कर लिया जाएगा या बना लिया जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि R की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। और बड़ी भी कहाँ तक होगी? B से कम, यानी B से छोटी ही होगी। अगर B की वैल्यू 5 है तो R की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0, 1, 2, 3, 4 तक होनी चाहिए। तो आइए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो संख्याओं का मौसा कैसे निकाला जाता है ये सीखते हैं। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा ज्ञात कीजिए, यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए, 135 छोटी है और 225 क्या है? बड़ी है। तो 135 से हम 225 में डिवाइड करेंगे। तो 135 से 225 में जब हम भाग करेंगे तो एक बार में ही बस जाएगा। तो 135 से कम 135, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और बस। फिर अब इससे हम इस भाजक में डिवाइड करेंगे 135। तो फिर 90 से फिर ये एक बार में डिवाइड होगा, 90 कम 90, फिर 5 में से 0 जाएगा तो 5, फिर 13 में से 9 जाएगा तो 4। फिर अब हम 45 से इस 90 में डिवाइड करेंगे
और ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। तो 45 के टेबल में 2 बार में ये 90 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे शेषफल शून्य हो गया। तो हमारा भाजक ही क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। अर्थात HCF ऑफ 135 and 225 इज इक्वल टू 45, और यही हमारा आंसर होगा। तो आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 1032 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो चलिए 272 छोटा है 1032 से, तो इसलिए 272 से 1032 में भाग दिया जाएगा। 272 और 1032, तो देखते हैं 272 से 1032 में भाग कितनी बार जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है 3 बार जाएगा। 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6, 6 और 2 8। तो ये 12 में से 6 जाएगा तो 6, 2 में से 1 जाएगा 1, और फिर 10 में से 8 जाएगा 2। फिर 216 से 272 में भाग किया जाएगा। 216 एकम 216, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 6 में से 1 जाएगा तो 5। ठीक है, और फिर ये 216 में करेंगे 56 से शायद 3 बार में 3 छके 18 और 3 बचे 15, 15 1 16। तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, और फिर 56 में। ऐसा हमें तब तक करते जाना है जब तक कि शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। तो फिर 48 से डिवाइड करेंगे एक बार में, 48 1 जा 48, और 16 में से 8 जाएगा 8 बस, और अब फिर से 48 में डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 6 बार में आ जाता है ये। और ये देखिए यहाँ पे जो शेषफल है वो रिमाइंडर है वो शून्य आ गया, और जब शून्य आ गया तो हमारा भाजक ही क्या होगा, HCF होगा। हमारा भाजक ही इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो आंसर हमें लिखना है HCF of 272 and 1032 is equal to 8, और यही हमारा आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और इसे दिखा देंगे। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो भाजक है वो 6 है। ठीक है, जो भाजक है वो क्या है, 6 है, यानी b की वैल्यू 6 दे रखी है। तो हम मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R है। शेषफल R है। हमने ऐसा क्यों किया, हमने क्यों कहा कि 6 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R है। क्यों किया, इसलिए किया कि यहाँ पे 6, ये b की वैल्यू
डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो b है यानी भाजक है, यहाँ पे 6 पहले से ही दे रखा है, यानी 6 से ही भाग दिया जा रहा है। तो इसलिए हमने ये मान लिया कि इसे 6 से भाग देने पर इसका जो भागफल है q है और शेषफल r है। तो क्या हो जाएगा, वो पूर्णांक हो जाएगा a इज इक्वल टू, और b की जगह पे क्या 6q प्लस r, और r की वैल्यू क्या होगी, जहां r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन b, यानी 0 और 0 से बड़ा, और कहाँ तक, 6 से ठीक पहले तक। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि रिमाइंडर की जो वैल्यू है यानी शेषफल की जो वैल्यू है वो कभी भी भाजक के बराबर नहीं आएगी। अगर भाजक के बराबर आएगी तो फिर से भाग दे दिया जाएगा और फिर वो शून्य हो जाएगी। तो ठीक है, चलिए बारी बारी से हम r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू 0 पे, r इज इक्वल टू 0 पर a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 या 6q। फिर ऐसे ही r इज इक्वल टू 1 पे, r इज इक्वल टू 1 पे a इज इक्वल टू क्या होगा 6q और प्लस r की वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ये 6q प्लस 1। इसी प्रकार r इज इक्वल टू 2 पर, r इज इक्वल टू 3 पर, r इज इक्वल टू 4 पर और r इज इक्वल टू 5 पर। a की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू हो जाएगी 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि r इज इक्वल टू 0 पे जो a की वैल्यू आई 6q, वो 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से इसमें भाग आराम से हो जाएगा, यानी 2 से ये 6 कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वो तो सम संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये है, ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है। दूसरी बात, r बराबर 1 पे, r बराबर 1 पे जो हमें a की वैल्यू मिली है 6q प्लस 1, क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है वो 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 1 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो संख्या है वो विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। r बराबर 2 पर a की जो वैल्यू मिली है, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 6 भी डिविजिबल है और 2 से 2 भी डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। तो ये फिर क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। परंतु r बराबर 3 पे ये तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा विषम। और ऐसे ही अल्टरनेट, ये आपका सम संख्या होगी, फिर ये विषम होगी। क्योंकि ये 5 है और 5 2 से विभाजित नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस प्रकार का हो सकता है, तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो बहुत ही सरलता से ये प्रश्न हल हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में भी आया होगा। और अंत में हमारा आंसर होगा कि स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3,
6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो अगला है दो संख्याओं का मौसा या दो संख्याओं का लसा। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले आप सबको ये बता दें कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। और अब हम दो संख्याओं या तीन संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लसा दोनों ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें ये रूल याद होना चाहिए, ये जो सूत्र है वो याद होना चाहिए। तो सूत्र है कि दो संख्याओं का मौसा उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के छोटी घातों का गुणनफल होता है, और ऐसे ही दो संख्याओं का लसा प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के बड़ी घातों का गुणनफल होता है। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रश्न है 6, 72 और 120 का एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक यानी लसा, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा। तो चलिए 6 एक भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 6 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 6 2 से 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी 6 जो है 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 1 और 3 के पावर में भी 1। इसी प्रकार 72 को क्या लिख सकते हैं? 72 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में और फिर 3 से 3 बार में। तो फिर इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 के पावर में कितना? 3 और 3 के पावर में कितना? 2। और फिर 120 का फैक्टर करते हैं तो 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो फिर 120 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा? 2 के पावर में 3 होगा, 3 के पावर में 1 होगा और 5 के पावर 1 होगा। तो चलिए हम अपने रूल के हिसाब से देखते हैं कि इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा और तीनों का एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 यानी 6, 72 और 120 का मौसा क्या होगा? तो रूल है उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के छोटी घातों का गुणनफल। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन अभाज्य संख्याओं की छोटी घातों का गुणनफल। यहाँ पे हम लोग कॉमन लिख देते हैं। तो कॉमन देखा जाएगा, कॉमन कौन कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो कॉमन है? तो ये 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, 3 जो है वो भी तीनों में कॉमन है, लेकिन 5 तीनों में कॉमन नहीं है। तो इसलिए 5 को हम छोड़ देंगे और बस जो अभाज्य संख्याएं उभयनिष्ठ हैं, जो अभाज्य संख्याएं कॉमन है, उनको लिया जाएगा। और उनमें से भी किसको लिया जाएगा? छोटी घातों का गुणनफल, यानी जिन पे घातें छोटी होंगी उन्हीं को लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं 2 पे सबसे छोटी घात क्या है? तो 2 पे सबसे छोटी घात 2 पे 1 है और इनटू, और अगली जो कॉमन अभाज्य संख्या है वो क्या है? 3 है। और 3 पे जो मिनिमम पावर यानी छोटी घातों का गुणनफल, मिनिमम पावर कौन सी है? ये 1 ही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटा क्या है? 1 ही है। तो 3 पे 1। अब क्या होगा? 2 पे 1 का मतलब 2 ही और 3 पे 1 का मतलब 3, तो 2 3 जा 6। इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 6 होगा। अब जरा एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम ऑफ 6, 72, 120। तो देखते हैं क्या होगा। इसका रूल है प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के बड़ी घातों का गुणनफल। तो इस बार हमें कॉमन नहीं देखना है, यानी इस बार इसमें कहीं भी उभयनिष्ठ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉमन नहीं देखना है, हमें प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के बड़ी घातों का गुणनफल लेना है। तो चलिए देखते हैं।
2 पे सबसे बड़ी घात क्या है? तो 2 पे सबसे बड़ी घात है 2 पे 3, 2 पे 3। फिर 3 पे सबसे बड़ी घात क्या है? 3 पे सबसे बड़ी घात है 3 पे 2, यानी 3 का स्क्वायर। और फिर अगली जो अभाज्य संख्या है उस पे क्या है? 5 पे 1 ही है, तो 5 पे 1 लिख दिया जाएगा। चलिए इसका 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 5 पे 1 का मतलब 5 होगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा 40 और 49 जा 360, यानी 5 8 40 और 40 9 360, यानी 4 9 36 और एक जीरो लग जाएगा। तो इसलिए हमारा ये आंसर होगा। आशा है कि आप सबको एलसीएम और एचसीएफ का ये जो रूल है वो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ कि दो संख्याओं का जो मौसा होता है वो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के छोटी घातों का गुणनफल होता है, और फिर दो संख्याओं का लौसा होता है यानी एलसीएम होता है, वो प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के बड़ी घातों का गुणनफल होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। क्यों एक होता है? क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और उन दोनों में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के। 1 ही कॉमन होगा, इसलिए उन दोनों संख्याओं का जो मौसा होगा वो 1 होगा। क्यों? जरा देखते हैं एक एग्जांपल। 7 का 5 लेते हैं, तो 7 को लिख सकते हैं 1 इंटू 7 और 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 5 and 7 इज इक्वल टू 1। 1 ही बस कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दो अभाज्य संख्याओं का लसा उनके गुणनफल के बराबर होता है। और एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 7 और 11। 7 को लिख सकते हैं 1 इंटू 7 और 11 को लिख सकते हैं 1 इंटू 11। तो एलसीएम क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य संख्या के अधिकतम घातों का गुणनफल। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन है? 7 है, तो 7 पे अधिकतम घात क्या है? 7 पे 1 ही है, और यहाँ पे 11 पे क्या है? 1 ही है। तो फिर 7 इंटू 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 77। ये हम लोग सीधे सीधे पहले से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 7 77 यानी 77 हो जाएगा। इसलिए हमें ये दो चीजें याद रखनी है, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है और दो अभाज्य संख्याओं का लौसा यानी एलसीएम होता है उनके गुणनफल के बराबर। तो रूल है, दो संख्याओं ए तथा बी का गुणनफल उनके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के मौसा और दोनों संख्याओं के लसा के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से हम दो सूत्र आराम से प्राप्त कर सकते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल और अपान में उनका एलसीएम। ऐसे ही एलसीएम इज इक्वल टू होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल और अपान उनका एचसीएफ। ठीक है।
तीन संख्याओं ए बी तथा सी के लिए एलसीएम ऑफ ए बी सी, यानी ए बी सी का जो एलसीएम होगा वो तीनों संख्याओं के गुणनफल a इंटू बी इंटू सी और गुणे तीनों संख्याओं के एचसीएफ अपॉन दो संख्याओं का एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ए और बी का एचसीएफ फिर गुणे बी और सी का एचसीएफ फिर गुणे सी और ए का एचसीएफ। इसी प्रकार तीन संख्याओं ए बी सी का जो एचसीएफ होगा वो होगा तीनों संख्याओं का गुणनफल फिर ए बी सी का एलसीएम फिर ए बी का एलसीएम गुणे बी सी का एलसीएम गुणे सी ए का एलसीएम। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे आप सबको याद रखना चाहिए। प्रश्न है 657 तथा 963 के मौसा को 657x प्लस 963 इंटू -15 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो x का मान बताइए। तो चलिए प्रश्न के अनुसार HCF ऑफ 657 एंड 963 यानी इन दोनों का जो HCF है इसे किस प्रकार लिखा जा रहा है, इस प्रकार लिखा जा रहा है 657x और प्लस 963 इंटू -15। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू निकाल करके रख देंगे। 657 और 963 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं।
657, फिर 963, एक बार में डिवाइड होगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6, फिर 0, फिर 3, फिर डिवाइड करेंगे 657 में, 2 बार में डिवाइड होगा, 306 दूना 612, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 5 में से 1 जाएगा 4, फिर डिवाइड करते हैं 306 में, 45 से 6 बार में चला जाएगा, 6 5 30, और 6 चौके 24, और 3 27, ये 6, और 30 में से 27 जाएगा तो 36, और फिर ये होगा 45, 36 से कम 36, बचेगा 9, और फिर ये 36, और 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 9 चौको 36, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए HCF ऑफ 657 and 963 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। भाजक, ये जो भाजक 9 है, यही इन दोनों का HCF होगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है। तो इसका HCF जो मिला है हमें, यहाँ पे लिख देते हैं HCF ऑफ 657 and 963 इज इक्वल टू 9 मिला है। तो इक्वेशन 1 में पुट करने पे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इज इक्वल टू 657x प्लस 963 माइनस 15। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, इसमें तो हो जाएगा 657x मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 963 और गुणे 15, और ये है 9। तो इसको इधर लेके आइए, क्योंकि नेगेटिव में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो होगा 9 और प्लस 963 और गुणे 15 इज इक्वल टू 657x। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 3 45 और 15 छके 90, 4 94, 15 9 135 और 9 35 और 9 44, 144, और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 657। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 45 और 9, कितना होगा, 9 5 14, 54 इज इक्वल टू 657 x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 14454 अपॉन 657। अब ये आराम से 22 बार में कट जाएगा, तो ये 22 बार में कट गया, x इज इक्वल टू आ गया 22। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 3825 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो आइए, बहुत ही सरल प्रश्न है, लिखते हैं इसे। सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम 3825 को लिख देंगे। देखेंगे कि ये नंबर किस चीज से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है, इसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसलिए ये 2 से नहीं कटेगा। क्या ये संख्या 3 से कटेगी, या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो उसके लिए टेस्ट करेंगे। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, और 18 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा 3, तो 3 1 जा 3, कितने बार में आएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21 और फिर 3 5 जा 15। अब देखेंगे ये 1275 किस संख्या से कट रहा है। तो ये भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 1 15 और 15 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और फिर यहाँ पे लिखेंगे कितनी बार में कटेगा, तो 3 चौके 12 और 3 2 6 और 1 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या ये संख्या 3 से कटेगी। 5 2 7
और 7 और 4 11 हो जाएगा। इस तरह से 11 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब ये 5 से ही डिविजिबल है, इसलिए 5 से, क्योंकि वे संख्या है जिनके लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होती हैं। तो इसके लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से कितनी बार में डिविजिबल होगा? 5 8 जा 40 और 2 बचेगा, तो फिर 5 5 जा 25। ये किससे कटेगा? ये 5 से कट जाएगा। फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे और फिर यहाँ पे 17 लिखेंगे, क्योंकि 17 × 5 85 होता है। बस अब ये इससे ज़्यादा डिविजिबल और ये इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो बस हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। हमारा आंसर होगा 3 कितनी बार आया है? 3 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और कोई अभाज्य संख्या? जी हाँ, 17 17 एक बार आया है, और यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न है, क्या निम्नलिखित संख्या भाज्य संख्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे 2 × 11 और यहाँ पे भी 2 × 11 कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 75, यहाँ पे 8 और यहाँ पे बस 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 11 और ये हो जाएगा 17 × 5 85, 85 8 640, यानी 8 × 40 और 40 का 17 में गुणा करेंगे तो 17 × 4 = 68, यानी 680 हो जाएगा। 680 हो जाएगा और प्लस ये 1, तो 11 दूना 22 और गुणे ये हो जाएगा 681। 2 × 11 और इंटू 681, 2 × 11 और इंटू ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, तो 3 और कितने बार में विभाजित होगी? तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 7 21। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन से? 2, 11 और 3। और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो स्पष्ट है कि ये एक भाज्य संख्या है। आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप सबको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा प्रोत्साहन होता रहे और आप सबके लिए ऐसे ही रिवीजन बैच में लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।